जिसके पास जमीन, जंगल और कल्चर का खजाना है, लेकिन फिर भी उन्हें बेसिक एजुकेशन और हेल्थ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वियर्ड है ना? वेलकम दोस्तों टू अ सुपर डिटेल्ड डिस्कशन, जहां हम इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिकोड करेंगे। एंड हे, बिफोर वी स्टार्ट, जल्दी से सब्सक्राइब बटन आग लगा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और कमेंट करके बताओ व्हाट यू मोस्ट क्यूरियस अबाउट। बिल्कुल। आज हम एक सिस्टमैटिक जर्नी पर चलेंगे। हमारे पास 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम एक एक करके अनपैक करेंगे। Yes. Here's our learning map for today. पहले we'll tackle tribal education issues, फिर we'll dive into the problem of indebtedness, उसके बाद displacement का health and nutrition पर impact, next land alienation से deal करने के लिए constitutional provisions, फिर tribal areas में low literacy के socio-cultural, economic और psychological reasons, उसके बाद central India में land alienation का specific impact, फिर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करेंगे और फाइनली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और ट्राइबल्स के कनेक्शन को समझेंगे। रेडी फॉर दिस डीप एनालिसिस? चलो शुरू करते हैं। Okay, first question on our list. Question: Issues related to tribal education. 10M 2019. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है Problems and challenges hindering educational attainment among scheduled tribes (STs) in India. चलो लेट्स अनपैक दिस। हेडिंग: डिकोडिंग द बैरियर्स टू ट्राइबल एजुकेशन। बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इतनी डिफिकल्टीज क्यों फेस करनी पड़ती हैं। राइट। सोचो एक स्टूडेंट झारखंड के एक रिमोट विलेज में रहता है। उसका स्कूल 10 किलोमीटर्स दूर है और रास्ते में नदी और जंगल है। ऊपर से स्कूल में टीचर उसकी लोकल लैंग्वेज समझते नहीं। कैसा फील करेगा वो? एलियनेटेड, एकदम एलियनेटेड फील करेगा और यही है कोर प्रॉब्लम। लेट्स गेट इनटू द आंसर ब्रेकडाउन। इसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है एक डेटा हुक से। आंसर की शुरुआत एक पावरफुल डेटा पॉइंट से होती है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग एसटी लिटरेसी रेट सिर्फ 59% था, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है। अच्छा, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है यहाँ। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद डेटा लाइक दिस इन एन आंसर? एग्जामिनर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? गुड क्वेश्चन। इट इमीडिएटली शोज द एग्जामिनर दैट यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस एंड स्केल ऑफ द इशू। ये आपके आंसर को एक सॉलिड फैक्चुअल बेस देता है, समझे? राइट, इट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट परफेक्टली। अब आते हैं बॉडी पर, द कोर इश्यूज। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, ए सोशो इकोनॉमिक एंड एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स। इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जैसे नॉर्थ ईस्ट या झारखंड के हिली एरियाज, जहां स्कूल पहुंचना ही एक चैलेंज है। राइट। लेकिन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लिख देना काफी है या इसे और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? इसे विविड बनाओ। मेंशन करो कि इट मींस क्रॉसिंग रिवर्स, वॉकिंग थ्रू फॉरेस्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून्स। दिस पेंट्स अ रियल पिक्चर ऑफ द हार्डशिप। ग्रेट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। यूडीसी प्लस 2020-21 का डेटा बताता है कि सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट 24.1% है। बच्चों को फैमिली इनकम के लिए काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं पार्ट बी, कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सिस्टमिक चैलेंजेस। यहाँ 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला, लिंग्विस्टिक बैरियर्स। स्कूल में मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, जबकि बच्चे इंडिजिनस लैंग्वेज बोलते हैं। इट्स अ ह्यूज डिस्कनेक्ट। सही है। हाउ डज दिस लिंग्विस्टिक बैरियर गो बियॉन्ड जस्ट कम्युनिकेशन इश्यूज? व्हाट्स द डीपर कल्चरल इम्पैक्ट? ओह, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट आइडेंटिटी। जब उनकी लैंग्वेज को वैल्यू नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि उनके कल्चर को भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। दिस लीड्स टू एलियनेशन। एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट है टीचर रिलेटेड इश्यूज, क्वालिफाइड टीचर्स की कमी और नॉन ट्राइबल टीचर्स में कल्चरल इनसेंसिटिविटी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, EMRS जैसी स्कीम्स तो है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ऊपर से मेन स्ट्रीम स्कूल्स में सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है। अच्छा, बट हाउ कैन एन आंसर मेंशन इम्प्लीमेंटेशन गैप्स विदाउट साउंडिंग टू जेनेरिक? कोई स्पेसिफिक एंगल है? यस, एग्जाम्पल दो। EMRS का मेंशन करना एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। जेनेरिक पुअर इम्प्लीमेंटेशन लिखने से बेटर है कि आप एक स्पेसिफिक स्कीम का नाम लें और उसकी प्रॉब्लम बताएं, जैसे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मेक सेंस। अब आते हैं कंक्लूजन पर, द वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन सिंपल और टू द पॉइंट है। इट समराइजेस कि एसटी स्टूडेंट्स के चैलेंजेस मल्टीलेयर्ड हैं, स्ट्रक्चरल पॉवर्टी से लेकर सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन तक। राइट। व्हाट मेक्स दिस अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन? क्या की एलिमेंट्स हैं इसके? A strong conclusion always offers a solution-oriented perspective. यहाँ culturally relevant curricula और enhancing capacity and funding mention करना एक future-looking approach दिखाता है। Got it. चलो अब पॉज करके इस लाइन को बोलने की प्रैक्टिस करो। Systemic challenges, including linguistic barriers and implementation gaps in schemes like EMRS, severely hinder tribal education. Rehearse this. In short, tribal education is trapped in a complex web of geographical, economic, cultural, and systemic problems. All right, next question. Question. Write a short note on indebtedness among tribal communities, 10M 2017. और इसका broad micro theme है causes and consequences of indebtedness and associated exploitation among tribal communities. ये बहुत ही सीरियस इशू है।
चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हेडिंग द विशियस साइकिल ऑफ डेट इन ट्राइबल कम्युनिटीज। हम इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज कर्ज यानी डेट में क्यों और कैसे फंस जाती हैं और उसके क्या बुरे रिजल्ट्स होते हैं। राइट। इमेजिन एक ट्राइबल फार्मर को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, बैंक्स दूर है और पेपर वर्क कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो लोकल मनी लेंडर के पास जाता है जो 50% इंटरेस्ट रेट लगा देता है। ओह गॉड, फिर तो वो फार्मर कभी लोन चुका ही नहीं पाएगा और शायद उसे अपनी जमीन देनी पड़ेगी। दिस इज द रियलिटी। लेट्स चेक आउट द आंसर ब्रेकडाउन। इंट्रोडक्शन सीधा डेटा से स्टार्ट होता है। NSSO 70 राउंड 2013 के हिसाब से 48.6% रूरल ट्राइबल हाउसहोल्ड्स कर्ज में है। ये डेटा अहम है, याद रखना। ओके, क्रॉस क्वेश्चन, इज इट यूजफुल टू मेंशन द ईयर ऑफ द डेटा? जैसे 2013, डज इट मैटर? Yes, absolutely. It shows your knowledge is precise and not just vague. It adds credibility to your answer. पॉइंट टेकन। लेट्स मूव टू द बॉडी। इसे दो क्लियर सेक्शंस में बांटा गया है। पहला, ए, कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। Okay. First cause है informal credit dependence. बेयस गुहा के अकॉर्डिंग ट्राइबल्स मनी लेंडर्स पे डिपेंड करते हैं जो 36-60% तक का हाई इंटरेस्ट लेते हैं। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से वो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ मेरा एक सवाल है, आंसर में थिंकर्स जैसे बीएस गुहा और वेरियर एल्विन का नाम लेने से क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? Definitely. Citing an expert adds weight and authority to your point. It shows you've read beyond the textbook. गुड टिप। चलो, सेकंड कॉज। सेकेंड कॉज है लाइवलीहुड डिसरप्शन। वेरियर एल्विन ने नोट किया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जैसे लॉज की वजह से उनका फॉरेस्ट प्रोड्यूस से इनकम कम हो गया है। और थर्ड कॉज है सोशल ऑब्लिगेशंस। फेस्टिवल्स या रिचुअल्स के लिए भी लोन लेना पड़ता है, जैसे ओडिशा में। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, बी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनडेटेडनेस। पहला कॉन्सिक्वेंस सबसे डेवास्टेटिंग है, लैंड एलियनेशन एंड बॉन्डेज। कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचनी पड़ती है, इससे बॉन्डेड लेबर भी होता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु की पनियार ट्राइब में इंटरजेनरेशनल बॉन्डेज देखा गया है। एक मिनट, इंटरजेनरेशनल बॉन्डेज का मतलब क्या है? हाउ कैन अ स्टूडेंट एक्सप्लेन दिस सिंपली? इसका सिंपल मतलब है कि अगर एक बाप लोन नहीं चुका पाया तो उसका बेटा और फिर उसका पोता भी उसी मनी लेंडर के लिए काम करके लोन चुकाएगा। इट्स अ डेट ट्रैप अक्रॉस जनरेशंस। That's horrifying. So what is the significance of mentioning Christoph von Führer-Heimendoff's work on land alienation? It again adds an anthropological perspective, showing that this isn't just an economic problem, but a deep-rooted social issue studied by experts for decades. Right. और दूसरा कॉन्सिक्वेंस है पॉवर्टी साइकिल। छत्तीसगढ़ जैसे रीजन्स में फैमिलीज अपने लाइफ स्टॉक या जमीन बेच देती हैं, जिससे वो और भी गरीब हो जाती हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। The legal safeguards. Conclusion solution focused है. It emphasizes the strict enforcement of laws like the PESA Act 1996 and the Forest Rights Acts 2006 to protect tribal land and provide them access to institutional credit. कंक्लूजन में एक्ट्स का नाम मेंशन करना क्यों जरूरी है? ये दिखाता है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, सॉल्यूशंस भी पता है। It makes your answer complete and constructive. Makes perfect sense. Let's practice this. Pause and say it out loud. Indebtedness leads to land alienation and intergenerational bonded labor. A cycle fueled by dependence on informal credit. Practice करो। So, in a nutshell, lack of formal credit and livelihood disruption push tribals into a debt trap with severe consequences like land loss and bonded labor. Shoo, that was intense. But we're just getting started. चलो, अब देखते हैं कि जब इन कम्युनिटीज को उनकी जमीन से हटा दिया जाता है, तो उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। Ready? Let's go. Say, here's the next question. Question. Describe the impact of displacement on the health and nutrition status of the tribal communities. 20M 2017. And the broad micro theme is adverse effects of displacement on the health and nutritional status of tribal communities. Heading: Displacement, a crisis for tribal health and nutrition. हम यहाँ ये समझेंगे कि जब ट्राइबल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से डिस्प्लेस किया जाता है, जैसे डैम्स या माइंस के लिए, तो उनकी हेल्थ और खाने पीने की स्थिति कैसे खराब हो जाती है। Right. इमेजिन एक फैमिली जो हमेशा जंगल से फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स खाती आई है। अब उन्हें एक रीसेटलमेंट कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उन्हें रेशन शॉप से सिर्फ चावल और दाल मिलता है। उनकी डाइटरी डाइवर्सिटी खत्म हो गई है। इससे उनमें मैल न्यूट्रिशन और एनीमिया बढ़ेगा। दैट्स द कोर इशू। लेट्स सी द आंसर ब्रेकडाउन। इसका इंट्रोडक्शन एक कंटेक्सचुअल हुक है। हाँ, इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट सेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता है। इट ब्रेक्स द वाइटल लिंक बिटवीन ट्राइबल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट, लाइवलीहुड एंड कल्चर। Okay, cross question. How does this intro effectively set the tone for a 20-mark question? It establishes a broad, multi-dimensional framework from the start, mentioning habitat, livelihood, and culture. This signals to the examiner that the answer will be comprehensive. Smart. The body is beautifully structured into 3 parts. पहला है A, nutritional degradation and food insecurity. इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल फूड सोर्सेस। जंगल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट रिच फूड जैसे ट्यूबर्स, वाइल्ड गेम, ये सब बंद हो जाते हैं। डाइटरी डाइवर्सिटी कम हो जाती है। Second point है
फूड स्कार्सिटी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एफिशिएंसी। जाका कमेटी रिपोर्ट 2014 ने भी इसे हाईलाइट किया। एग्जाम्पल, ओडिशा में डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज में एनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन के हायर रेट्स पाए गए। Why is citing a specific report like the Zaka Committee report so impactful? It adds immense credibility. It shows your answer is based on official findings and deep research, not just general knowledge. Right. अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। B. Health infrastructure and disease vulnerability. इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, पुअर सैनिटेशन एंड वाटर क्वालिटी। रीसेटलमेंट एरियाज में सफाई नहीं होती। एग्जाम्पल, पोलावरम डैम प्रोजेक्ट के डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स में डायरियल डिजीजेस बढ़ गए। Second point, exposure to new diseases like TB and HIV. साथ ही उनकी ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस और मेडिसिनल प्लांट्स का नॉलेज भी खो जाता है। The loss of traditional healing knowledge. Is this just a health impact or something more? It's a cultural loss as well. It erodes their self-sufficiency and deepens their dependency on a formal healthcare system that is often inaccessible or, insensitive to them. Good insight. तीसरा पार्ट है C. Psychosocial and gendered impacts. First point is psychological stress. Loss of identity, cultural alienation से mental health issues होते हैं। क्लिफर्ड गीट्स ने भी इस पर लिखा है। और दूसरा पॉइंट, vulnerability of women and children. झारखंड के रीसेटलमेंट एरियाज में ट्राइबल बच्चों में अनीमिया और स्टंटिंग के रेट्स सिग्निफिकेंटली हायर हैं। How does mentioning a specific group like women and children strengthen the answer? It adds a layer of nuance. It shows you understand that the impact of displacement is not uniform. It affects the most vulnerable sections of the community disproportionately. Makes sense. Let's look at the conclusion. The conclusion summarizes that the impact is severe. Mitigation के लिए culturally sensitive और participatory resettlement models की जरूरत है, and land rights under the Forest Rights Act 2006 must be recognized. The conclusion mentions participatory resettlement models. What does that actually mean in simple terms? It means that the tribal community itself should be involved in the planning and decision-making process of their own resettlement, rather than having a top-down plan forced upon them. Okay, time to practice. Pause and say. Displacement severs access to traditional food sources, leading to nutritional degradation and increases vulnerability to new diseases due to poor sanitation in resettlement colonies. Chalo bolo. To sum up, displacement is a triple blow. It destroys nutrition, exposes tribals to new diseases, and causes immense psychological stress. Let's move to the legal side of things. How does our constitution try to solve these problems? Question. Discuss how constitutional provisions in India have built-in mechanisms for dealing with the problem of land alienation in tribal areas. 20M, 2015. And the broad micro theme is constitutional and legal safeguards against tribal land alienation and the efficacy of these built-in mechanisms. Heading, the Constitution's shield against land alienation. हम इसमें ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या स्पेशल पावर्स और लॉज हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज की जमीन को नॉन ट्राइबल से बचाने के लिए बनाए गए हैं। राइट। सोचो, एक माइनिंग कंपनी एक ट्राइबल विलेज में माइनिंग करना चाहती है, लेकिन पैसा एक्ट के तहत कंपनी को पहले उस विलेज की ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी। अगर ग्राम सभा नो कहती है तो माइनिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल। द डोंगरिया कोन ट्राइब इन नियामगिरी हिल्स यूज दिस पावर सक्सेसफुली। दिस इज अ रियल लाइफ पावर। Let's start with the breakdown. The introduction sets the historical context, explaining that land alienation is a long-standing issue from colonial times. Why is a historical context important for an answer about constitutional provisions? It explains the why. It tells the examiners that these provisions weren't created in a vacuum. They were a direct response to centuries of historical injustice and exploitation. Got it. The body is divided into 3 key areas. पहला, A, schedule-based protection. Okay. इसमें 2 शेड्यूल्स आते हैं। हाँ. 5th शेड्यूल जिसमें गवर्नर को पावर है कि वो ट्राइबल लैंड का ट्रांसफर नॉन ट्राइबल्स को रोक सकता है। वरियर एल्विन ने इसकी इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। और 6th शेड्यूल जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs को लैंड रेगुलेट करने की लेजिस्लेटिव पावर्स देता है। Cool. What is the core difference between the 5th and 6th schedule in one line? The 5th schedule provides protection under the governor, while the 6th schedule provides autonomy through elected councils. Protection versus autonomy. याद रखना। Nice. Now the second area, B, statutory and policy mechanisms. इसमें आते हैं powerful acts. First, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996. ये ग्राम सभास को अल्टीमेट पावर देता है ओवर देयर रिसोर्सेज। Second, Forest Rights Act, FRA 2006. ये ट्राइबल्स को उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड्स पर लीगल राइट्स देता है। एग्जाम्पल, द डोंगरिया कोंद ट्राइब्स विक्ट्री इन नियामगिरी हिल्स। Right. The Dongria Kone's example is mentioned. Why is it so critical to include such a specific case study? An example transforms a theoretical point into a real-world victory. It proves that these laws can work. It makes your answer much more powerful and memorable. Good point. Third is the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, जो free, prior and informed consent को mandatory बनाता है। The third area of the body is C, judicial intervention and implementation challenges. इसमें judicial safeguards का जिक्र है।
Example, the Samatha versus State of Andhra Pradesh 1997 Supreme Court ruling. ये एक landmark case है. Okay, a student might forget the case here. Is it better to skip it or guess? Never guess. If you're sure, write it. If not, just mentioning the landmark Samatha judgment is still very effective. Accuracy is key. But there's also the problem of implementation challenges. Walter Fernandez ने नोट किया कि लॉज के बावजूद illegal land transfers होते रहते हैं due to weak enforcement. So the conclusion sums it up well. India has a strong legal architecture, 5th, 6th schedules, PESA, FRA, but the key lies in strengthening enforcement and balancing development with tribal rights. The conclusion uses the phrase balancing development with tribal rights. What does this imply for a policymaker? It implies that development shouldn't stop, but it cannot happen at the cost of tribal communities. It calls for a model of inclusive growth, where tribals are partners in development, not victims of it. Let's try this. Pause and practice saying. The 5th and 6th schedules, along with PESA and FRA, form the constitutional bulwark against tribal land alienation, though implementation remains a key challenge. Rehearse. In short, the Constitution provides powerful tools like PESA and FRA to protect tribal land, but their success depends on how well they are enforced on the ground. We've seen the legal side, but let's go back to a point from our first question. Literacy. क्यों है इतनी कम? Let's dive deeper. Bilkul. Next question is here. Question. Discuss the socio-cultural, economic and psychological constraints responsible for low literacy in tribal areas. 15M 2015. And the broad micro theme is socio-cultural, economic, and psychological constraints causing low literacy in tribal areas. चलो इस पजल के पीसेस को जोड़ते हैं. Heading: The three-dimensional problem of tribal illiteracy. यहाँ हम ट्राइबल एरियाज में लो लिटरेसी के 3 मेन रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे. उनके कल्चर और सोसाइटी से जुड़े इश्यूज सोशो कल्चरल, गरीबी से जुड़े इश्यूज इकोनॉमिक, और उनके माइंड और कॉन्फिडेंस से जुड़े इश्यूज साइकोलॉजिकल. राइट. एक ट्राइबल स्टूडेंट स्कूल जाता है, वहां उसे उसकी ड्रेस और लैंग्वेज के लिए टीज किया जाता है. साइकोलॉजिकल. उसकी फैमिली गरीब है, इसलिए उसे खेत में काम करना पड़ता है. इकोनॉमिक. और उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल जाके वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज भूल जाएगा. सोशो कल्चरल. देखा, तीनों प्रॉब्लम्स एक साथ काम कर रहे हैं. The introduction again starts with hard data. ST literacy rate is 58.96%, census 2011, compared to the national average of 74.04%. This gap immediately highlights the problem. The answer mentions multi-layered constraints. How does the structure of the answer reflect this? The structure itself, dividing the body into socio-cultural, economic, and psychological sections, perfectly demonstrates these multi-layered constraints. Structure supports the argument. Smart. Okay, let's look at the first one. A. Socio-cultural constraints. इसमें 3 points हैं. Traditional beliefs, वो oral traditions को formal schooling से ज़्यादा value देते हैं. Linguistic barrier, N. के बोस ने इसे highlight किया. और gender bias and cultural loss. Patriarchal norms लड़कियों की education रोक देते हैं. और पेरेंट्स को डर रहता है कि बच्चे assimilate हो जाएंगे. How does giving an example like the Begas of Madhya Pradesh for gender bias make the point stronger? It makes the point specific and verifiable. Instead of a general statement, it gives a concrete example showing deeper knowledge of tribal ethnography. Right. Now for the second constraint, B. Economic constraints. 3 simple points. Widespread poverty forces children into labor. Inadequate infrastructure, schools में teachers, materials की कमी. Seasonal migration, education disrupt हो जाती है. Seasonal migration seems like a simple point. How can we explain its devastating impact on a child's education? Explain it as a cycle. A child attends school for 3 months, then migrates with family for 6 months. When they return, they've forgotten everything and are behind their peers, which leads to them dropping out. Exactly. And finally, the third constraint, C. Psychological constraints. ये बहुत important है. First, alienation and curriculum mismatch. School curriculum उनकी life से related नहीं होता, so they lose interest. Second, discrimination. Peers और teachers का stigma उनका self-confidence तोड़ देता है. Third, generational illiteracy. जब पेरेंट्स खुद नहीं पढ़े तो वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते. गायल ऑम्बेद ने साइकिल की बात की है. How does psychological alienation differ from the cultural alienation we discussed earlier? Cultural alienation is about the system disregarding their traditions. Psychological alienation is the personal feeling of not belonging, of being an outsider in the classroom. One is systemic, the other is individual. Got it. The conclusion points towards solutions. Strategic interventions like ashram schools and EMRS and incorporating tribal languages and community participation. The conclusion mentions community participation. Why is this single element so critical for success? Because without the community's trust and involvement, no scheme can succeed. It shifts the approach from doing for them to doing with them. Chalo, practice time. Pause and say. The problem of low literacy is a result of interconnected socio-cultural, economic, and psychological constraints requiring a holistic solution. Practice karo.
In essence, low tribal literacy isn't just about lack of schools. It's a deep-rooted issue of poverty, cultural disconnect, and psychological alienation. ओके, हमने लैंड एलियनेशन के लीगल एस्पेक्ट्स देखे, अब आते हैं एक स्पेसिफिक रीजन पर। क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लैंड एलियनेशन ऑन द ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। 15M 2014। And the broad micro theme is adverse consequences of land alienation on the socio-economic, cultural, and political status of tribal communities in central India. Let's focus on the heart of India. Heading: Central India's tribes, the scars of land alienation. यहाँ हम स्पेसिफिकली सेंट्रल इंडिया जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड के ट्राइब्स पर फोकस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जमीन छिन जाने से उनकी इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिक्स पर क्या डेवास्टेटिंग असर पड़ा है। राइट। छत्तीसगढ़ की गोंड ट्राइब के पास पहले खेती करने के लिए जमीन थी, फिर वहां कोल माइनिंग शुरू हुई और उनकी जमीन चली गई। अब वो उसी माइन में लो वेज, डेंजरस काम करने पर मजबूर हैं। They went from being owners of the land to laborers on it. The introduction defines land alienation and immediately narrows the focus to central India, highlighting that this region is rich in mineral wealth, which is the main reason for displacement. Why is it important to specify central India and its mineral wealth in the introduction itself? It provides a sharp focus. It tells the examiner you've understood the question's specific demand and are not giving a general answer on land alienation. Makes sense. The body is clearly structured into 3 impacts. First, A. Economic and livelihood impact. इसमें 2 पॉइंट्स हैं। लॉस ऑफ सब्सिस्टेंस लाइवलीहुड्स, उन्हें सेल्फ सस्टेनेंस से वेज लेबर में शिफ्ट होना पड़ता है। एग्जांपल, गॉन्ड्स इन छत्तीसगढ़। और डेट एंड पॉवर्टी साइकिल, इनएडिक्वेट कॉम्पेंसेशन उन्हें गरीबी और कर्ज में ढकेल देता है। एग्जांपल, ओराउंस इन झारखंड। The answer uses examples of specific tribes like Gonds and Orans. Why is this better than just saying tribals? Specificity shows depth. It proves you know which tribes inhabit which regions and what specific issues they face. It makes the answer more authentic. Second impact, B. Socio-cultural and community disintegration. इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इरोजन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, लैंड उनकी आइडेंटिटी और रिचुअल से जुड़ी है। एग्जाम्पल, बाइगास के लिए लैंड सेक्रेड है। और breakdown of social structures. Displacement से communities बिखर जाती हैं। Example, Mundas of Chota Nagpur region. How can we simply explain the link between land and cultural identity? Think of it this way. Their myths are about the hills, their gods reside in the sacred groves, their festivals are tied to the harvest. Take away the land and you take away the context for their entire culture. Powerful. The third impact is C. Political resistance and environmental degradation. First point, triggering unrest. Land alienation protest को जन्म देता है. Historic example, Bhumkal Rebellion, 1910. Contemporary example, Pathalgadi movement. Mentioning both a historical and a contemporary example of resistance, what does this demonstrate? It demonstrates continuity. It shows that this is not a new problem, but a century-old struggle that continues even today. और दूसरा पॉइंट है environmental degradation. माइनिंग से पोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल, कोरबा इन छत्तीसगढ़। लॉज लाइक पेसा एंड FRA की इम्प्लीमेंटेशन वीक है। The conclusion powerfully summarizes that the impact is multidimensional, economic, cultural, and political, and calls for strengthening legal frameworks. The conclusion ends with the need for tribal autonomy. What does that mean in a practical sense? It means giving them the power to make their own decisions about their land and resources, primarily through effective implementation of the PESA Act. Let's practice. Pause and say. In central India, land alienation triggers a devastating chain reaction: loss of livelihood, erosion of cultural identity, and political unrest. So in short, for central Indian tribes, losing land isn't just an economic loss. It's an attack on their entire existence, their culture, society, and future. So we've talked a lot about problems. Let's shift to a solution-oriented question. Question. Discuss alternatives for shifting cultivators in the context of ecological costs and humanistic concerns. 20M 2013. This is a classic dilemma. Broad micro theme. Sustainable and culturally appropriate alternatives to shifting cultivation to mitigate environmental damage and address tribal livelihood concerns. Heading: Beyond Jhum, finding a sustainable path. Shifting cultivation यानी झूम से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, पर वो ट्राइबल्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो हम ऐसे ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को भी बचाएं और ट्राइबल्स की नीड्स का भी ध्यान रखें। Right. Nagaland में, instead of burning a whole forest patch, farmers are now integrating fish farming in their paddy fields. इससे उन्हें extra income मिलती है, soil quality improve होती है और deforestation कम होता है. This is a perfect example of an integrated farming system. The introduction defines shifting cultivation and immediately sets up the central conflict: ecological degradation versus cultural and livelihood survival. The intro frames this as a conflict. Why is this an effective way to start the answer? It creates a narrative tension that the rest of the answer will resolve. It shows you understand the complexity of the issue. It's not about simply banning the practice. Good point. The body first defines the 2 sides of the coin. A. Ecological costs and humanistic concerns. Ecological costs.
Deforestation, soil erosion, biodiversity loss. Humanistic concerns. It's central to their cultural identity and food security. Then it provides solutions. First, B. Sustainable alternatives addressing ecological costs. 3 alternatives हैं. Agroforestry systems, example, Tonga system. Permanent terraced cultivation, example, Himachal Pradesh. Integrated farming systems, example, paddy cum fish farming in Manipur. Why is it important to give a geographical example for each alternative, like Himachal Pradesh or Manipur? It shows that these are not just theoretical ideas, but practical solutions that are already being implemented successfully in parts of India. It adds a layer of realism. Sahi hai. Now for the other side. C. Alternatives respecting humanistic concerns. इसमें भी 3 alternatives हैं. Community-based forest management, like JFM. Horticulture and cash crops, like spice cultivation in Meghalaya. And alternative income sources like handicrafts, ecotourism in Arunachal Pradesh. How do alternatives like handicrafts respect humanistic concerns? What's the connection? It allows them to earn a livelihood using their traditional skills and knowledge, which reinforces their cultural identity instead of erasing it. It's a form of economic empowerment that is also culturally affirming. Acha. The answer mentions the nature-man-spirit complex. What is this and why is it relevant here? It's an anthropological concept that says for tribal communities, nature, humans, and the spiritual world are all interconnected. Shifting cultivation isn't just farming, it's a ritual. Any alternative must respect this deep connection. The conclusion emphasizes that the transition needs a balanced and inclusive approach, respecting the cultural significance of the practice while providing legal support and capacity building. The conclusion mentions resource constraints like lack of land rights. Why is this an important final point? It's a reality check. It reminds the examiner that even the best alternatives will fail if the tribals don't have legal rights over their land and the resources to implement these new methods. Let's practice this. Pause and say, sustainable alternatives like agroforestry and integrated farming must be balanced with humanistic concerns by promoting community-based management and alternative income sources. Rehearse karo. In short, the solution to shifting cultivation is not to ban it, but to transition towards sustainable practices like agroforestry and terracing, while always keeping the community's cultural and economic needs at the center. Okay, हम आ गए हैं हमारे final question पर. This one is very sensitive and complex. Question: Left-wing extremism and tribals in India, 15M, 2011. और इसका broad micro theme है Causes and Impacts of Left-Wing Extremism, LWE, in Tribal Communities in India. Let's decode this nexus carefully. Heading: The roots of rebellion, tribals and left-wing extremism. हम ये समझेंगे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी माओइज्म ट्राइबल एरियाज में इतना क्यों फैला हुआ है. What are the historical reasons that push tribals to support these groups and what is the impact of this conflict on their lives? Right. सोचो एक ट्राइबल कम्युनिटी जिनकी जमीन एक माइनिंग कंपनी ने ले ली, उन्हें कॉम्पेंसेशन नहीं मिला और पुलिस ने उनके प्रोटेस्ट को ब्रूटली सप्रेस किया. जब स्टेट उनकी नहीं सुनता तो अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आकर उन्हें वेपन्स और बदला लेने का प्रॉमिस करे तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं. बिल्कुल. This is the governance vacuum that LWE fills. The introduction sets the context perfectly. It states that LWE is rooted in socio-economic inequality and that tribals facing historical marginalization form its strongest support base. States' failure to deliver development and justice to these areas. Say it. The body is divided into causes, impacts, and interventions. Let's start with A. Causes of tribal involvement in LWE. First cause, historical and structural marginalization. Colonial forest access शुरू हुई alienation. क्रिस्टोफ फन फ्यूरा हाइमंडॉफ ने इस पर लिखा है. Second, economic exploitation and poverty. Walter Fernandez का estimate है कि 40% displaced लोग tribals हैं without proper rehabilitation. Why is it important to mention the figure 40% by Walter Fernandez? It's a shocking statistic that quantifies the scale of the injustice. It's a powerful data point that makes the exploitation argument undeniable. Third, political and cultural alienation. पैसा एक्ट का अच्छे से इम्प्लीमेंट न होना एक गवर्नेंस वैक्यूम क्रिएट करता है. अब आते हैं B. Impact of LWE on tribal communities. फर्स्ट इम्पैक्ट, सोशियो-इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन. ट्राइबल्स स्टेट फोर्सेस और माओइस्ट के बीच में फंस जाते हैं. एग्जाम्पल, सलवा जुदुम कैंपेन इन छत्तीसगढ़ से मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ. How did the Salva Judum campaign make the situation worse for tribals? It was a state-sponsored militia of tribal youths against Maoists, which led to a civil war-like situation, forcing villagers to flee their homes and pitting tribals against tribals. That's terrible. Second impact. Violence and exploitation. दोनों साइड से human rights violations होते हैं. अल्पा शाह ने ट्राइबल चिल्ड्रन के फोर्स्ड रिक्रूटमेंट पर हाईलाइट किया है. थर्ड, कल्चरल लॉस. कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो अपने सेक्रेड स्पेसेस एक्सेस नहीं कर पाते हैं. The answer mentions that a militaristic approach is counterproductive. Why is that? Because it further alienates the tribal population. When they see the state only as a source of violence, like army or police,
Their trust erodes completely, pushing them further towards the extremists. Okay, so the conclusion suggests that the only sustainable solution is the effective implementation of constitutional safeguards like the Fifth Schedule, PESA, and FRA. The conclusion cites A.R. Desai's critique of top-down policies. What is the key message here for the government? The message is simple. You cannot solve the problem from Delhi. The solution must be bottom-up. Empower the Gram Sabhas, give tribals their land rights, and ensure they are part of the decision-making. That is the only way to achieve lasting peace. Okay, one last practice. Pause and say. The nexus between LWE and tribals is fueled by a history of exploitation and a governance vacuum. And the solution lies not in militarism, but in empowering communities through acts like PESA and FRA. Riaz? In short, LWE in tribal areas is a tragic consequence of state failure, and peace can only be achieved by delivering justice, rights, and development, not just by using force. So ये था हमारा detailed analysis. We've journeyed through some of the most critical issues facing India's tribal communities. The core theme that connects all these answers is the struggle for Jal, Jungle, Zameen, water, forest, and land. Absolutely. Let's do a super quick recap of everything we covered. Tribal education. We saw how a mix of poverty, geographical isolation, and cultural disconnect creates massive barriers. Indebtedness. We learned how dependence on moneylenders leads to a devastating cycle of land alienation and bonded labor. Displacement. We understood its triple impact on nutrition, health, and psychological well-being. Constitutional safeguards. We explored the powerful tools like PESA and FRA that are designed to protect tribal land. Low literacy. We unpacked the deep-rooted socio-cultural, economic, and psychological reasons behind it. Land alienation in central India. We focused on how it destroys not just livelihoods, but also cultural identity and social structures. Shifting cultivation. We discussed the need for a balanced approach with alternatives like agroforestry that respect both ecology and culture. Left-wing extremism. And finally, we saw how this is a symptom of a deeper problem of historical injustice and state neglect. The common thread is clear. The solutions are not simple, but they must be rooted in respecting tribal rights, culture, and autonomy. Exactly. And that's a wrap for today's deep analysis. We hope this has given you a much clearer and deeper understanding. If you found this helpful, दोस्त, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस डिस्कशन को लाइक करो और नीचे कमेंट्स में अपना बिगेस्ट टेकअवे जरूर लिखो. We love hearing from you.